तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का हम लोग आज हमारा मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर से रिलेटेड पार्ट 3 लेके आए। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने कौन कौन से राजा के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ा, फिर बाबर के बाद हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने उन तीनों को कवर किया था। फिर सेकंड पार्ट में हमने जो भी क्वेश्चंस है एमसीक्यूज देखे थे वो सारे अकबर से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लगभग बोल सकते हो कि ये लास्ट ही पार्ट होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले बोल सकते जहांगीर के बारे में देखेंगे, जहांगीर के बाद शाहजहां के बारे में देखेंगे और शाहजहां के बाद औरंगजेब से रिलेटेड ये तीनों जो जो एमसीक्यूज हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, दो स्पा और सह स्पा प्रणाली किसने शुरू की थी। ठीक है, दो स्पा की बात करो या सह स्पा की बात करो, ये प्रणाली किसने शुरू करी थी। Who introduced the do spa and the seh spa system? चलो लोगों के आंसर आने लगे। अब ये दो स्पा और सह स्पा थे क्या, किससे रिलेटेड है। देखो, तो पहली चीज, दो स्पा और सह स्पा प्रणाली की बात करूं या सिस्टम की बात करूं तो ये किसने स्टार्ट की थी, जहांगीर ने स्टार्ट किया था। इस प्रणाली को किसने शुरुआत की थी, जहांगीर ने की थी। अब इसमें अंतर क्या है, दो स्पा और सह स्पा है क्या। बेसिकली ये बोल सकते हो, हमने मनसबदारी सिस्टम देखा था कल। मनसबदारी सिस्टम क्या था, मनसबदारी में मनसब का मतलब क्या बताया था मैंने, रैंक या पद बताया था। ठीक है, तो उसी को मॉडिफाई करके या आधुनिक तरीके से जहांगीर ने क्या करके रखा था, उसको और अच्छे से प्रणाली को बताया था। ठीक है, तो उसी प्रणाली को वो क्या बोलता था, दो स्पा और सह स्पा के नाम से जानता था। ठीक है, हमको डिटेल में नहीं देखना है, पर ये चीज जरूर याद रखना कि जो दो स्पा है और सह स्पा है वो किससे रिलेटेड है, मनसबदारी से रिलेटेड है। अब मनसबदारी में हम लोगों ने देखा था कि मनसब का मतलब क्या होता है, रैंक। तो उसने बहुत से सिपाहियों को और बहुत से जो बोल सकते सैन्य कमांडर रहते थे उनको रैंक दे के रखी थी। ठीक है, तो जो दो स्पाई और सह स्पाई वो किस प्रणाली से रिलेटेड है, मनसबदारी से। मनसबदारी किसने स्टार्ट किया था, पर अगर आप देखोगे तो अकबर ने जब मनसबदारी स्टार्ट की थी तो वो चीज उससे पहले के जो रूलर थे उसने भी एक तरीके से बोल सकते कि उनके टाइम पे भी वो चीज चलती थी, पर नाम दूसरा था। किसने स्टार्ट की थी, अकबर ने कहीं से सीखा होगा ना, अपने आप थोड़ी ना उसको समझ में आ गया कि चलो मनसबदारी में अपने हिसाब से स्टार्ट करता हूं। देखो, इन सब चीजों से अगर मनसबदारी की बात करोगे ना, तो ये मनसबदारी जो है लगभग हमको बाबर के टाइम पे भी देखने को मिलती थी। ठीक है, बाबर ने भी इस तरीके की प्रणाली और इस तरीके का सिस्टम को फॉलो करा था, बस उस टाइम पे बाबर ने नाम दूसरा देके रखा था। नाम क्या था बाबर के टाइम पे उस दारी का, वजहदारी। ठीक है, जो चीज अकबर मनसबदारी में करता था लगभग कुछ ना कुछ असेंबलेंस हमको किस बाबर के टाइम पे भी देखने को मिलता था, और बाबर ने उस प्रणाली का नाम क्या देके रखा था, वजहदारी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि मनसबदारी अकबर ने अपने हिसाब से स्टार्ट नहीं कर दिया था। बेसिकली उसने बाबर से जो बोल सकते हो कि कुछ चीज सीखी थी उसको मनसबदारी में इंक्लूड करा और कुछ चीज अपने हिसाब से ऐड करी। ठीक है, फिर इसके बाद जहांगीर की बात करो तो जहांगीर ने भी मनसबदारी में अपने हिसाब से कुछ चीजें ऐड की थी जिनको वो किस नाम से बोलता था, दो स्पा और सह स्पा के नाम से जानता था। क्लियर हो गया, तो तीनों की चीज याद रखना कि बाबर ने भी मनसबदारी जैसी सिस्टम, रैंक वाली सिस्टम स्टार्ट की थी जिसको वजहदारी बोलता था। अकबर के टाइम के हमको मनसबदारी देखने को मिलता है, और वही चीज जहांगीर के टाइम पे कैसी हो गई थी, दो अस्पे और सह स्पा के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम। तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें, कौन सा कथन सही है इनमें से सही। बताइए सभी।
वही लोगों का तुक्का चलना शुरू हो गया। सबको स्टेटमेंट वाले देखे और सबने सारे के सारे आंसर सही बताए। भैया ध्यान से पढ़ो उसको, सबने मनसबदारी पढ़ा है ना? अब देखो, कल बेसिकली अगर मैंने जब मनसबदारी समझाया था तो मनसबदारी में रैंक्स बताई थी और दो तरीके की रैंक बताई थी कि एक रैंक क्या होती थी, जाट के हिसाब से डिसाइड होती थी, दूसरी सवार के हिसाब से। तो जाट जो थे उनको क्या बोलते थे, सिपाहियों के रूप में बोला जाता था कि जितनी ऊपर मनसब होगी, जितनी ऊपर की पद होगी, उतने ज्यादा उनको क्या मिलेंगे, उतने ही उनको बोल सकते सिपाही मिलेंगे, या घोड़े वाले जो बोल सकते सिपाही वो मिलेंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल सिपाही होते थे उनको वो क्या बोलते थे, जाट। और जो घोड़े के ऊपर जो सिपाही मतलब बैठते थे या घोड़े चला के वो बोल सकते रक्षा करते थे, उनको क्या बोला जाता था, सवार बोला जाता था। तो जितनी बड़ी रैंक होगी उतने ज्यादा सिपाही और उतने ज्यादा उनको घोड़े दिए जाते थे। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये वाला सिस्टम मनसबदारी में हमने देखा था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। फिर दूसरी चीज की मनसबदारी वंशानुगत अधिकारी थे, मतलब हेरिडेटरी सिस्टम चलता था क्या, वंशागत थे कि बेसिकली अगर मतलब पिता है, पिता अगर मर गया तो जो मनसबदारी जो रैंक उसको है वही को वही उसके बेटे को मिल जाएगी। ऐसा नहीं था भैया मनसबदारी में। मनसबदारी जो था वंशागुत बोल सकते हो, वंशानुगत नहीं था, हेरिडेटरी नहीं था कि बेसिकली अगर कोई पिता है और पिता उस अकबर के टाइम पे कोई मनसबदार है, कोई उसको रैंक है, जैसा मान के चलो उसकी 600 रैंक है या 600 700 रैंक है, तो जब वो मर जाएगा तो वही की वही मनसबदारी की रैंक अपने बेटे को मिल जाती थी क्या, नहीं मिलती थी। तो वंशागुत नहीं था, बेसिकली हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इसके बाद मनसबदारी के तीन श्रेणियां थी, क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। मनसबदारी में तीन तरीके की क्लासिफिकेशन उन्होंने बना के रखी थी रैंक के हिसाब से। ठीक है, अब वो देखने वाले हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। चौथे की बात करूं, उन्होंने दीवान के कार्यालय द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता था। तो दीवान से उनको भुगतान मिलता था क्या, नहीं, दीवान से नहीं मिलता। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। अब देखो यहाँ पे ये चीज तो मैं समझा चुका था कि जाट और सवार क्या होते हैं। जाट जो है वो सिपाही, नॉर्मल सिपाहियों को बोला जाता है, और सवार क्या होते हैं, जो घोड़े के ऊपर वो सिपाही बैठे रहते हैं उनको बोला जाता था। जितनी ज्यादा रैंक होती थी उतने ही ज्यादा सिपाही और उतने ही ज्यादा घोड़े उनको मिले करते थे। और उसको भी उन्होंने क्या करा था, रैंक के हिसाब से क्लासीफाई करके रखा था। कैसे क्लासीफाई करके रखा था, पहले पे आते थे हमारे मनसबदार, जिनको क्या बोला जाता था, मनसबदार बोला जाता था। ठीक है, वो लोग होते थे जिनकी रैंक या मनसब कितनी होती थी, 500 के अंदर अंदर होती थी। 0 से लेके 500 तक की जो रैंक होती थी, उस रैंक के लोगों को क्या बोला जाता था, मनसबदार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मनसबदार बोला जाता था। फिर वहीं पे हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे आते थे आमिर्स। दूसरे क्या आते थे, आमिर्स, जिनकी रैंक कितनी होती थी, 500 से लेके 2500 के बीच में लाया करती थी। उनको क्या बोला जाता था, आमिर्स बोला जाता था। ठीक है, मनसब बोल लो या रैंक बोल लो। और तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था हमारा, उनको क्या बोला जाता था, आमिर ए अजम, जिनकी रैंक कितनी होती थी, 2500 से ऊपर रहती थी। ठीक है, अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मनसबदारी सिस्टम में हमको तीन तरीके की मतलब बोल सकते श्रेणियां देखने को मिलती थी या क्लासिफिकेशन देखने को मिलता था। पहले लोगों को क्या बोला जाता था, मनसबदार बोला जाता था। मनसबदार कौन होते थे, जिनकी रैंक 0 से लेके 500 तक के बीच में होती थी। ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, मनसबदार बोला जाता था। फिर वही अगर 500 से 2500 तक की रैंक की बात करूं तो उसके बीच में जो भी ऑफिसर्स होते थे या अधिकारी होते थे उनको क्या बोला जाता था, आमिर बोला जाता था। और जिनकी रैंक 2500 या 2500 से ऊपर होती थी उन सभी अधिकारी को क्या बोला जाता था, आमिर अजाम बोला जाता था। क्लियर हो गया, ये तीन तरीके की श्रेणियां हमको किस टाइम पे देखने को मिलती है, मनसबदारी सिस्टम में देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हो गई। तो मनसबदारी में हमने पहली चीज पढ़ी कि मनसबदारी का मतलब क्या होता है, मनसब का मतलब क्या होता है, पद या रैंक। और जो रैंक है वो किसके हिसाब से डिसाइड की जाती थी, बोल सकते हैं कि जितनी उसकी राजा से जितनी अच्छी पहचान होगी
उतनी अच्छी उसकी क्या होती थी, रैंक हुआ करती थी। और जितनी अच्छी रैंक होती थी उतने ही ज्यादा उसको सिपाही और उतने ही ज्यादा उसको घोड़े मिला करते थे। ठीक है, जितने सिपाही मिलेंगे उनको क्या बोला जाता था, जाट, और जितने घोड़े सिपाही उनको मिला करते थे उनको क्या बोला जाता था, सवार बोला जाता था। ठीक है, फिर रैंक के हिसाब से मनसबदार जो थे, मनसबदारी सिस्टम था वो श्रेणियों में डिवाइडेड था। ठीक है, 3 तरीके की श्रेणियां हमको देखने को मिलती है। जिनकी रैंक 0 से 500 हुआ करती थी उनको क्या बोला जाता था, मनसबदार बोला जाता था। जिनकी रैंक 500 से 2500 के बीच में हुआ करती थी उन सबको क्या बोला जाता था, आमिर बोला जाता था। और जिनकी रैंक 2500 या 2500 से ऊपर हुआ करती थी उनको क्या बोला जाता, आमिर अजाम बोला जाता था। क्लियर हो गया, मनसबदारी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए यहाँ पे। अब ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सबसे पहली चीज कि जाट और सवार का मतलब देखा। ठीक है, इन 3 श्रेणियों का मतलब देखा। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्टेटमेंट कि जो मनसबदारी सिस्टम था वो वंशानुगत नहीं था, हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था। अगर किसी की मृत्यु, किसी के मतलब बोल सकते कि कोई मतलब मनसबदार है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी रैंक उसके बेटे को ट्रांसफर नहीं होती थी। अगर उसके बेटे को मनसबदारी मतलब मनसब बनना है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता था। ठीक है, वही की वही रैंक ट्रांसफर नहीं होती थी। जितनी वो काम करते चलेंगे अच्छा काम, उतनी उनकी रैंक बढ़ती चलेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो जैसे हम लोगों ने देखा है ना कि अब बेसिकली आप पुलिस की बात कर लो तो पुलिस में भी अलग अलग आपको वो देखने को मिलते हैं ना कैटेगरीज। पहले हमारे सबसे नीचे देखोगे तो कांस्टेबल आते हैं, फिर हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल के ऊपर बोल सकते हैं एएसआई हो जाता है, फिर एसआई हो जाता है, फिर इंस्पेक्टर रहते हैं। तो इस तरीके की रैंक किसने डिसाइड करी थी, मनसबदारी सिस्टम में हमको देखने को मिलती थी। ठीक है, जितने अच्छे राजा से कांटेक्ट होते थे या जितना अच्छा वो काम करता था उतनी ज्यादा उसकी रैंक होती थी, उतने ही ज्यादा उसको मनसबदार मतलब जितनी ज्यादा मनसब होगी, जितनी ज्यादा रैंक होगी, उतने ज्यादा सिपाही और उतने ही ज्यादा उसको घोड़े मिला करते थे। क्लियर हो गया, और 3 तरीके से उन्होंने क्लासिफाई करके रखा था। ये मनसबदारी अच्छे से पढ़ लेना भैया। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट देखो, मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच में चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है, मुगल की बात की और मेवाड़ के राणा थे, उनके बीच में एक संधि हुई थी। किस संधि का नाम क्या है? चित्तौड़ की संधि। वो किसके शासनकाल में हुई थी? उस टाइम पे मुगल का कौन शासन कर रहा था? और ये भी बताओ, ये जो ट्रीटी थी या जो संधि थी वो किस ईयर में हुई थी? बताओ भैया, कोई तो बताओ, किस ईयर में हुई थी? ठीक है, तो एक ने बता दिया। तो सबसे पहली चीज, मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच में चित्तौड़ की संधि के टाइम पे कौन शासन कर रहा था? जहांगीर शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? जहांगीर शासन कर रहा था। और जो संधि थी, ये ट्रीटी थी, वो किस ईयर में साइन हुई थी? 1615 में। किस ईयर में साइन हुई थी? 1615 में। ये चीज याद रखना। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? मुगल सम्राट जहांगीर और उस टाइम पे मेवाड़ के राणा का नाम क्या था वो भी बताओ। तो कौन थे उस टाइम पे? राणा अमर सिंह। कौन थे? राणा। ठीक है, वो कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राणा थे उस टाइम पे, मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, और बेसिकली ये चीज कब हुई थी और ये संधि क्यों साइन हुई? बेसिकली क्या हुआ था कि जो जहांगीर था अपने पिता की तरह मतलब अकबर की तरह क्या चाहता था, सब चीजों को जीतना चाहता था। तो उसकी नजर क्या थी? चित्तौड़ के किले पे थी। ठीक है, तो वो चित्तौड़ का किला क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। और उस टाइम पे चित्तौड़ के किले पे कौन रहता था? राजा अमर सिंह रहते थे, या उस टाइम पे मेवाड़ के वो राजा थे। ठीक है, तो उस चित्तौड़गढ़ के जो किले को जीतने के लिए उसने बहुत सारे आक्रमण किए। सबसे पहला आक्रमण उसने कौन से ईयर में किया था? 1605 में किया। फिर इसके बाद 1608 में किया। तो अपना जो छोटा बेटा था बोल सकते हैं उसको भेजा था उसने। ठीक है, उस पे किले पे बोल सकते कि कब्जा करने के लिए। पर राजा अमर सिंह जो थे वो बहुत ज्यादा बोल सकते शक्तिशाली थे, या उन्होंने उस पे कब्जा करने नहीं दिया। बहुत ज्यादा अटैक मतलब कि जहांगीर एक हार जाता फिर दूसरे करने लगता, ऐसे बार बार उसने जब अटैक करना स्टार्ट किए तो लास्ट में जाके उन्होंने 1615 में एक शांति प्रस्ताव रखा था, या शांति की जो संधि थी वो एक ट्रीटी जो थी वो साइन कर ली थी।
ठीक है, तो उस तरीके से उन्होंने जो ट्रीटी थी या बोल सकते जो वो संधि थी वो एक तरीके से साइन हुई थी कि भैया आप बार बार अटैक मत करो, उसके बदले में कुछ और ले लो। ठीक है, तो उस तरीके से उन लोगों ने शांति के तरीके से एक ट्रीटी साइन करी और इसके बाद फिर उसने जहांगीर ने उस पर अटैक करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बेसिकली कि मुगल साम्राज्य उस टाइम पे मुगल सम्राट कौन था, जहांगीर, और मेवाड़ के राणा कौन थे, राजा अमर सिंह। ठीक है, उनके बीच में एक संधि या ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी या संधि का नाम क्या है, चित्तौड़ की संधि। किस लिए हुई थी, क्योंकि वो जो जहांगीर था उसको चित्तौड़ का किला चाहिए था। और जो संधि थी या और बोल सकते ट्रीटी थी वो किस ईयर में साइन हुई थी, 1615 में हुई थी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, हु ऑफ द फॉलोइंग सेंड फर्स्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। अब ये सबको पता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, कौन है, जो ब्रिटिशर्स की कंपनी सबसे पहले सेटअप हुई थी इंडिया में उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जो वहां पे कहां पे सेटअप हुई थी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत में सेटअप हुई थी। ठीक, कहां पे सेटअप हुई थी, सूरत में सेटअप हुई थी। तो उनके दरबार में मतलब बोल सकते हो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से कौन सा बोल सकते हो अंग्रेज आया था या कौन सा इंग्लिशमैन आया था जहांगीर से बात करने के लिए। नाम बताओ भैया। अभी देखो एक जने ने आंसर दिया कि सूरत में जो फैक्ट्री थी वो कब बनी थी, कब बनी थी, सूरत में कब बनी थी फैक्ट्री, 1213 के आस टाइप टाइप पे बनी थी, 12 भी नहीं बोल सकते हम, चलो 13 लेके चलते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर लोगों ने क्या आंसर दिया है, ए आंसर दिया है, सर थॉमस रो आए थे। पर सर थॉमस रो की बात करो तो ये जहांगीर के कोर्ट में किस टाइम पे आए थे, 1615 में आए थे। मतलब कि फैक्ट्री पहले बन गई थी और ये परमिशन लेने बाद में आए थे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सबसे पहले कौन आए थे, हमारे विलियम हॉकिंग्स आए थे। कौन आए थे, विलियम हॉकिंग्स आए थे। किस ईयर में आए थे, 1609 में आए थे। कब आए थे, 1609 में आए थे। सबसे पहले परमिशन यही लेके गए थे, किस चीज की, कि भैया हमको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे, बोला था कि भैया हमको सूरत में एक बोल सकते हैं कि एक कंपनी खोलनी है। तो उसकी परमिशन लेने वो किसके बोल सकते दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर जब वो उनके दरबार में आए थे तो जहांगीर उनसे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। क्यों हो गया था खुश, कि बेसिकली क्या था कि जो हमारा विलियम हॉकिंग्स थे उनको कौन सी भाषा आती थी, टर्किश भाषा आती थी। कौन सी भाषा आती थी, तो जब वो दरबार में आए और दरबार में आके उन्होंने मतलब जहांपना से या बेसिकली राजा जहांगीर से जब टर्किश भाषा में बात करी ना तो जहांगीर को बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने परमिशन भी दे दी थी। और दूसरी चीज जब वो जा रहे थे तो उनको एक बोल सकते उपाधि से भी सम्मानित किया था। उस उपाधि का नाम क्या है, इंग्लिश खान। ठीक है, तो इंग्लिश खान किसको कहा जाता है, विलियम हॉकिंग्स को ही बोला जाता है। ठीक है, ये उपाधि का नाम क्या है, इंग्लिश खान। और ये उपाधि विलियम हॉकिंग को किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है, क्यों दी थी, कि दरबार में आके उन्होंने टर्किश भाषा में उनसे और उनके मंत्रियों से बात की थी, तो इस चीज से खुश होकर उन्होंने उसको एक उपाधि दी। उस उपाधि का नाम क्या है, इंग्लिश खान। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन भैया याद रखना, ये मॉडर्न इंडिया से भी रिलेट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेट हो गया और आपकी मेडिवल हिस्ट्री से भी कनेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। तो सबसे पहली चीज की निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो सबसे पहले कौन आए थे, हमारे कैप्टन विलियम हॉकिंग्स आए थे। ठीक है, किस ईयर में आए थे, 1609 में आए थे। ठीक है, फिर इसके बाद आप बोल सकते हो कि सर थॉमस रो भी आए थे जहांगीर के ही दरबार में, पर किस ईयर में आए थे, 1615 में आए थे। तो पहले आने वाला इंसान कौन था, विलियम हॉकिंग्स थे। ठीक है, तो परमिशन किसने ली थी, ठीक है, तो टर्की भाषा में बात किसने की थी, इसलिए जहांगीर ने जो टाइटल था वो किसको दिया था, क्या टाइटल दिया था, इंग्लिश खान दिया था।
क्लियर हो गया? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से करना भैया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश राजा जेम्स वन का दूत था जिसे भेजा गया था? अब यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है, कि जो जेम्स वन थे, जो ब्रिटिश उस टाइम पे बोल सकते हैं कि ब्रिटेन के जो राजा थे ना, उन्होंने सबसे पहले परमिशन दी थी कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उन्होंने भारत में भेजा कि अपने दूत को था, तो उस दूत का नाम क्या है? कौन था वो पहला दूत? ठीक है, तो वो सबसे पहला दूत कौन था जो कि दरबार में गया था? विलियम हॉकिंस ही था। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसको भेजा किसने था? ब्रिटेन के राजा जेम्स वन ने। ठीक है, तो सबसे पहले जेम्स वन से परमिशन, मतलब ब्रिटेन में ये चीज फाइनलाइज हुई थी कि बेसिकली हमको ईस्ट इंडिया कंपनी खोलनी है। कहाँ पे खोलनी है? इंडिया में खोलनी है। और बेसिकली उन्होंने जगह भी डिसाइड कर ली थी कि सूरत में ही खोलनी है। तो जब उनको सूरत में परमिशन चाहिए थी, तो परमिशन के लिए वो कहाँ जाएंगे? जहांगीर, उस टाइम पे जो राजा था मुगल सम्राट, उसके पास ही गए थे वो, मतलब परमिशन लेने के लिए कि सूरत में हमको ऐसी कंपनी खोलनी है। इस तरीके से फिर जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी थी। ठीक है, रिटर्न परमिशन दे दी थी। पर क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, शाहजहां का क्या अर्थ है? शाहजहां के नाम का मतलब क्या है? और शाहजहां का ओरिजिनल नेम कौन बताएगा? ओरिजिनल नेम भी बताओ भैया, कमेंट सेक्शन में ही लिख दो सभी। ठीक है, तो अगर शाहजहां की बात करो तो शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? प्रिंस खुरम था। ठीक है, फिर बाद में अपना नाम क्या लिख दिया था उन्होंने? शाहजहां रख दिया था। और शाहजहां का मतलब क्या होता है? दुनिया का राजा। ठीक है, शाहजहां का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट देखो, मुगल बादशाह जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? तो ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो किसको दी थी? विलियम हॉकिंग को दी थी। अब देखो यहाँ पे, हेनरी द नेविगेटर के बारे में सुना है आप लोगों ने? अब ये हेनरी द नेविगेटर कैसे रिलेटेड है? ये कौन है? पहली बात तो ये कौन है? इंग्लिश मैन है, पोर्चुगीज है, या डच के मतलब पर्सन है? कहाँ, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बताओ सभी कमेंट सेक्शन में पहले। तीन ऑप्शन दे दिया आपको कि हेनरी द नेविगेटर के बारे में अगर सुना भी है, नहीं भी सुना, तो बेसिकली ये जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पहला ऑप्शन आपका पोर्चुगीज है, दूसरा ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, या तीसरा डच से बिलोंग करते हैं। तीनों जगह में से कौन सी जगह से हेनरी द नेविगेटर बिलोंग करते हैं, ये बताओ। अब एक बताता तो सब एक जैसे बताते हो। वास्को डिगामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था, पोर्चुगीज से आया था, वहीं से हमारे हेनरी द नेविगेटर बिलोंग करते हैं। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जो सबसे पहले जो समुद्र के जो रास्ते थे उनकी खोज किसने की थी? बेसिकली मतलब उसका बोल सकते हैं कि खोजने की सबसे पहले ट्राई किसने किया था? इन्हीं ने किया था, हेनरी द नेविगेटर को। इसलिए इनका नाम में के पीछे ही हेनरी द नेविगेटर लगा के रखा है। ठीक है, बहुत सारी शिप भी इन्होंने ही बनाई थी, बहुत सारे समुद्र के रास्ते भी उन्होंने ही खोजे थे, और इन्होंने ही वास्को डिगामा को प्रेरित किया था कि भैया जाओ और इंडिया, मतलब कि बेसिकली जो तुमने रास्ते खोजे उन रास्तों को खोज के अलग अलग देशों को फाउंड करके आओ। तो इसके बाद उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, जो सी रूट था ना पूरा का पूरा, बोल सकते अफ्रीका पार करके उस सी रूट से आए थे वो। क्लियर हो गया? तो हेनरी द नेविगेटर किस बोल सकते कंट्री से बिलोंग करते हैं? पोर्चुगीज से, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने ही प्रेरित करा था वास्को डिगामा को कि बेसिकली आप ये समुद्र के रास्ते से जाओ और बेसिकली नई नई जगहों को देख कर आओ, बताओ सारी उसके बारे में। ठीक है,
फिर इसी के साथ एक और क्वेश्चन था जो पीछे रह गया। अब देखो विलियम हॉकिंग्स की बात करते हैं हम लोग, फिर वहीं पे हम लोग वाला था, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, जॉब जो क्रॉनिंग है, इन क्रॉनिंग जो किससे रिलेटेड है, इनका नाम पहली बार सुना है या आपने पहले भी सुना है? जॉब चॉनिंग जो थे वो बोल सकते किस सिटी के फाउंडर थे या किस सिटी के संस्थापक थे, ये बता दो सभी। उन्होंने कौन सी सिटी को फाउंड करा था? ठीक है, तो कौन सी सिटी को फाउंड करा था? कलकत्ता को फाउंड करा था सबसे पहले। ठीक है, कलकत्ता सिटी के फाउंडर कौन बोले जाते हैं हमारे? ठीक है, जॉब चॉनिंग के नाम से बोला जाता है, तो ये चीज याद रखना। क्लियर हो गया? आगे वाले ऑप्शन में अब देखो यहाँ पे, शाहजहां ने किस सिंहासन का निर्माण करवाया था? ठीक है, फेमस सिंहासन जो कि शाहजहां ने बनवाया था, जो कि अंग्रेज उठा के ले गए। ठीक है, तो कौन सा सिंहासन था वो? मयूर सिंहासन था। ठीक है, इसके बारे में जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे उसमें देखेंगे, तो अभी बस पिक्चर देख लो कि इस तरीके का उन्होंने एक मयूर बोल सकते हैं कि बनाया था। ठीक है, मोर की तरह की बोल के सकते हैं कि उस तरीके का डिजाइन था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? कौन से भैया, कौन से मुगल सम्राट थे वो? Which of the following Mughal emperor wrote his autobiography in Persia? पर्शी भाषा में किसने लिखा था? ठीक है, उस किताब का नाम भी बता दो सभी। ठीक है, तो सबसे पहले किस गुलाम सम्राट ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो कौन था वो इंसान भैया? जहांगीर था। ठीक है, और उस किताब का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, उस किताब का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। ये किताब किसकी आत्मकथा है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहांगीर की है, और किस भाषा में हमको देखने को मिलती है? फारसी भाषा में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, शाहजहां ने किस प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया था? कहां पर स्थित है ये भी बताना। ठीक है, तीसरी मस्जिद का नाम, तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? बाबरी मस्जिद दिख रहा है। अब बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबरी नहीं करवा दिया, उसका नाम रख दिया तो। ठीक है, पहली चीज तो हमारा जो शाहजहां है उसने कौन से मस्जिद का निर्माण करवाया था? जामा मस्जिद का। और कहां पर स्थित है ये? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जामा मस्जिद बहुत सारे हैं, पर जामा मस्जिद जो दिल्ली का जामा मस्जिद है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। फिर बाबरी मस्जिद की बात करो तो बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? मीर बाकी ने बनवाई थी। किस ईयर में बनवाई थी? 1527 में बनवाई थी भैया। ठीक है, वैसे ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कभी आएगा नहीं, पर पता कर लो, वो भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। किस ईयर में बनवाई थी ये मस्जिद? 1527 में बन गई थी। ठीक है, बाकी की दो मस्जिद की बात करो तो जो फैजल मस्जिद है वो इंडिया में है क्या हमारे इधर? फैजल मस्जिद के बारे में सुना है? तो जो फैजल मस्जिद है वो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। कौन सी मस्जिद? फैजल मस्जिद। और वहीं पे नेक्स्ट की बात करूं तो वो गद्दाफी जो मस्जिद है वो भी इंडिया में बिलोंग नहीं करती, तंजिया में बिलोंग करती है। तंजिया का नाम सुना है? ईस्ट अफ्रीका तो सुना है? अफ्रीका का जो ईस्ट वाला पार्ट है वहां पे बोल सकते हैं युगांडा सुना है? युगांडा के पास में तंजानिया है, तंजानिया में आपकी बोल सकते हैं जो गद्दाफी जो मस्जिद है वो वहां पे बिलोंग करती है। ठीक है, तंजानिया की सबसे बड़ी मस्जिद है वो। ठीक है, तो ये दो चारों मस्जिद के बारे में पढ़ लेना एक बार।
क्लियर हो गया? ये करंट से रिलेटेड है इसलिए बता दिया आप लोग। अब मुमताज महल का असली नाम क्या था भैया? मुमताज महल का असली नाम क्या था? मंजूबन बानो बेगम। ठीक है। इनकी शादी किसके साथ हुई थी? शाहजहां के साथ। और शाहजहां का अगर असली नाम देखो तो असली नाम क्या था उसका? प्रिंस खुरम था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, शाहजहां के शासनकाल का कवि पुरस्कार विजेता कौन था? हु वॉज द पोएट लेटरेट ऑफ द शाहजहां रेंज? कौन था भैया? कुदसी नहीं था। कौन था भैया? करीम था। ठीक है। शाहजहां के टाइम का कवि पुरस्कार विजेता किसको मिला था? करीम को मिला था। ये बोल सकते हैं कि 1628 के टाइम पे शाहजहां के दरबार के क्या थे? कवि थे। ठीक है, किस टाइम पे थे हमारे? 1628 के टाइम पे ये कौन के कवि थे? शाहजहां के कवि थे। और इनकी बोल सकते हैं कि एक फेमस किताब है, उस फेमस किताब का नाम लिख लो। मालिक अल सो आरा। ठीक है, ये फेमस बोल सकते हैं रचयिता थे इस किताब के। ठीक है, करीम की फेमस बुक का नाम क्या है? मलक उल सोहारा। क्लियर हो गया? निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने दिल्ली के दीवाने खास का निर्माण करवाया था? किसने दीवाने खास का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। जो दीवाने खास है वो कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा और चीजें भी लिख लो कि जो शाहजहां के टाइम पे फेमस थी। दीवान ए आम। दूसरा, शीश महल। ठीक है। तीसरा, मोती मस्जिद। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और चौथा, ताजमहल तो आपको पता ही है, वो बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, एक और लिख लो, एक और है वो। चौथा है खास महल। ठीक है, पांचवा ताजमहल है आपका। ठीक है, तो अगर आप शाहजहां की बात करो तो शाहजहां ने बेसिकली पांच मेन चीजों के बारे में, हम छह मेन चीजों के बारे में देखते हो। सबसे पहला आपका ताजमहल है। दूसरा हमारा जो हमने पढ़ा दीवाने खास है। तीसरा हमारा दीवान ए आम है। फिर चौथा शीश महल। पांचवा मोती मस्जिद। और छठवा हमारा खास महल। ये सारे के सारे किसने बनवाए थे? शाहजहां ने बनवाए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि शाहजहां ने कौन कौन सी चीजों का निर्माण करवाया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, बादशाह नामा किसके द्वारा लिखा गया था? हाँ, लाल किला भी रह गया। वो तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो तो आप पढ़ ही लोगे। ताजमहल, लाल किला, तो ये तो आपने पढ़ा ही है। जो नहीं पढ़ी है वो वाली चीजें बता दी है मैंने। बादशाह नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ भैया सभी आंसर। नेट पे से सर्च करके बता रहे हो कि इतना टाइम लग रहा है?
ठीक है, तो देखो बहुत सी बुकों में यहाँ पे अगर आप बादशाह नामा की बात कर रहे हो तो यही चीज बहुत सी किताबों में क्या लेके रखी है, बदूशा नामा के नाम से भी दे के रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बदशाह नामा के नाम से भी और बदूशा नाम से भी दे के रखा है, बादशाह नामा बदूशा नामा एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत सी बुकों में बदूशा नामा भी लिखे रखा है। ये किताब किसने लिखी थी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। ठीक है, ये किसके दरबार के कवि थे, शाहजहां के दरबार के कवि थे। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। कोर्ट पोएट ऑफ शाहजहां। ठीक है, बादशाह नामा बदूशा नामा जो किताब है उसको किसने लिखा था, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और वो किसके कोर्ट पोएट थे या कवि थे, ठीक है, शाहजहां के दरबार के। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी भैया उपाधि। ठीक है, तो जो उनके सबसे बड़े बेटे थे उनका बेटे का नाम क्या था, दारा शिकोय, उन्हीं को उन्होंने कौन सी उपाधि दी थी, शाह बुलंद इकबाल की। बेसिकली ये उपाधि क्यों दे के रखी थी उन्होंने, दारा शिकोय कौन थे बेसिकली, साहित्यकार के हिसाब में उनका नाम आता है कि बेसिकली उन्होंने क्या करा है, जो हमारे 52 उपनिषद है ना, जो 52 उपनिषद हैं उन उपनिषदों को क्या करा है उन्होंने, ट्रांसलेट करा है किस भाषा में, पर्शिया भाषा में, या जो फारसी भाषा में उनको ट्रांसलेट करके रखा है, और उस ट्रांसलेट करके उन्होंने एक बुक बनाई है। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है, सर ए अकबर। ठीक है, जो 52 उपनिषद है उनको सबसे पहले उन्होंने पढ़ा हिंदी में संस्कृत में, और उन्हीं को किस में ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने, मतलब फारसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, और जो बुक है उस बुक का किस नाम से जाना जाता है, सरे अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो बोल सकते हैं ये वाली जो बुक है, ये बुक किस में दे के रखी है, पर्शियन लैंग्वेज में दे के रखी है, या फारसी भाषा में दे के रखी है। क्लियर हो गया। तो अगर आप 52 उपनिषदों की बात करो तो 52 उपनिषदों को उन्होंने ट्रांसलेट करा था। ठीक है, भगवत गीता को भी उन्होंने बोल सकते कि ट्रांसलेट करा था, कुछ अध्याय उन्होंने ट्रांसलेट किए थे, और योग वशिष्ठ भी एक किताब थी, उसको भी उन्होंने किस में ट्रांसलेट किया था, फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। क्लियर हो गया। तो पहली चीज की 52 उपनिषदों को उन्होंने ट्रांसलेट करा था, और उन 52 उपनिषदों को ट्रांसलेट करके जहां पे लिखा था उस बुक को किस नाम से जाना जाता है, चर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो किस भाषा में है, फारसी भाषा में, क्योंकि ट्रांसलेट किया था। उसी के साथ में बोल सकते हैं कि योग वशिष्ठ एक किताब है, उसको भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था। दूसरा भगवत गीता को भी बोल सकते हैं कि उन्होंने कुछ अध्याय को ट्रांसलेट करके लिखा था उसमें। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि वो साहित्यकार थे, ट्रांसलेट करके उन्होंने बहुत सारी चीजों को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, किस मुगल सम्राट ने बलबन द्वारा शुरू की गई सजदा की फारसी दरबार प्रथा को समाप्त कर दिया था। हम लोगों ने देखा था बलबन ने एक मतलब प्रथा चालू करी थी सजदा करने की। ठीक है, तो उस सजदा वाली जो प्रथा थी उसको बंद किसने कर दिया था, ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि बलबन ने बहुत सारी नीति अपनाई थी, एक लोह की और रक्त की नीति थी, और एक फेस्टिवल उस टाइम पे उन्होंने बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस करा था। उस फेस्टिवल का नाम क्या है, सब बताओ कब। ठीक है, नवरोज, वो चीज याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, विच मुगल एम्पर अबोलिश द पर्शियन कोर्ट सिस्टम ऑफ सजदा विच वाज बिगेन बाय बलबन। तो उस प्रथा को किसने बंद किया था, शाहजहां ने बंद किया था। ठीक है, किसने बंद किया था, तो ये चीज याद रखना कि सजदा करने की जो प्रथा थी उसको चालू बलबन ने किया था, और खत्म किसने किया था, शाहजहां ने किया था। प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर शाहजहां को किसके द्वारा भेंट किया गया था।
अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बहुत सी जगह पे कोहिनूर का जो ओरिजिन है वो बहुत सी बुकों में अलग अलग है, पर ज्यादातर अगर आप फैक्ट देखोगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही रहेगा। तो आप आंसर करिए सबसे पहले। कौन थे भैया, एक तो कोई सही आंसर बता दो। तब देखा देखी डी आता तो एक बार डी 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 चलता ही रहता है वो। ठीक है, तो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर शाहजहां द्वारा किसने उनको भेंट किया था? तो मीर जुमला ने उनको भेंट किया था। किसने भेंट किया था? अब ये मीर जुमला है कौन? ये मिनिस्टर थे, ठीक है, मंत्री थे। किनके? उस टाइम पे सुल्तान थे गोलकोंडा के, उनके मंत्री थे। ठीक है, अब कोहिनूर की बात करूं तो उस टाइम पे जो गोलकोंडा के सुल्तान थे उनके मंत्री थे, उन मंत्री का नाम क्या था? मीर जुमला। और मीर जुमला ने ये कोहिनूर का जो हीरा था वो किसको भेंट किया था? शाहजहां को भेंट किया था। ठीक है, अब इसकी ओरिजिन की, कोहिनूर की ओरिजिन की कहानी बहुत सी बुकों में अलग अलग देके रखी है। ठीक है, कोई बोलता है कि कृष्णा नदी के पास में एक कोलार माइन थी। ठीक है, केजीएफ के बारे में सुना है ना? तो केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड माइंस। ठीक है, तो वो वाली माइंस में ही बोल सकते कोलार माइंस थी। उस कोलार माइंस से हमको क्या मिला था? ये कोहिनूर हीरा मिला था। ठीक है, पर इस कहानी के हिसाब से देखोगे तो गोलकोंडा के जो सुल्तान थे उनको जो हीरा था वो कौन सी माइन से मिला था? गोलकोंडा की माइन से मिला था। ठीक है, तो गोलकोंडा की माइन से उनको बोल सकते कि कोहिनूर मिला। और यही कोहिनूर मीर जुमला जो कि उनके मंत्री थे किसको भेंट कर दिया था? शाहजहां को भेंट कर दिया था, जो आज के टाइम पे कहां पर है? लंदन के म्यूजियम में रखा है भैया, ले आना जिसमें बस की हो। ये चीज क्लियर हो गई। तो बेसिकली हम लोग अगर देखें तो ओरिजिनल आप ओरिजिन की बात करोगे तो जो कोहिनूर हीरा है वो कोहिनूर हीरा किस खदान से निकला था? गोलकोंडा के खदान से निकला था या गोलकोंडा माइन से निकला था। ठीक है, और उस टाइम पे जो उनके मंत्री थे गोलकोंडा के सुल्तान, उनके मंत्री, उनका नाम क्या था? मीर जुमला। और उन्होंने शाहजहां को ये चीज क्या करी थी? भेंट करी थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ठीक है, तो अभी हमने देखा था कौन था? दारा शिकोह था। तो मैंने बताया था कि उसने हिंदी की बहुत सारी धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, तो 52 उपनिषदों को तो उसने कन्वर्ट कर ही लिया था। दूसरी चीज भगवत गीता को भी पढ़ा था उसने, और तीसरा योग वशिष्ठ एक किताब है उसको भी उसने पढ़ के ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो हिंदू ग्रंथों को पढ़ने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था? दारा शिकोह था। नेक्स्ट देखो, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या नाम था उसका? मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। अगर अकबर की बात करूं तो अकबर का पूरा नाम क्या था? ठीक है, सबको पता है, सबने सीरियल देखा है। अब देखो यहाँ पे, बेसिकली अगर औरंगजेब की बात कर रहे हो तो औरंगजेब का जो कार्यकाल था वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1659 में स्टार्ट हुआ था। और 1659 में उसको जो उसका जो शासन स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ था? डायरेक्टली उसके पिता ने उसको दे दिया था। पर शाहजहां की बात करो तो शाहजहां अपने बाद में किसको सिंहासन पे देखना चाहते थे? दारा शिकोह को देखना चाहते थे। ठीक है, इसलिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए। ठीक है, उनके 4 बेटे थे, चारों बेटों के बीच में युद्ध लड़ाई जाता था, पर बेसिकली जो लास्ट युद्ध था, ठीक है, जो 1659 में लड़ा गया था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? दारा शिकोह के बीच में और औरंगजेब के बीच में। ठीक है, इसमें कौन हार गया था? ठीक है, और कौन जीत गया था? इस बैटल को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ देवराई।
ठीक है, ये पूछा जा सकता है बेसिकली कि जो औरंगजेब था, तो औरंगजेब को किस युद्ध के बाद उसको मतलब सिंहासन मिला था या उसका कार्यकाल शुरू हुआ था, तो वो कौन सा बैटल है? देवराई का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ देवराई किस ईयर में लड़ा गया था? 1659 में लड़ा गया था, मार्च 1659 में। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, कि औरंगजेब जीत गया था और दारा शिकोह उस बैटल में क्या हो गया था? हार गया था। यही है क्या? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल सम्राट औरंगजेब से संबंधित है? तो बेसिकली बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है औरंगजेब से रिलेटेड? ठीक है, तो हमको सबसे पहले पता है कि जो औरंगजेब ने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करा था, जो भी हिंदू मंदिर थे, सबसे पहले तो उसने क्या करा था स्टार्टिंग में कि नए हिंदू मंदिरों को बनवाना बंद करवा दिया था, कि कोई भी नया हिंदू मंदिर नहीं बनवा सकता। दूसरी चीज फिर बाद में उसने क्या बोला कि अगर हिंदू मंदिर है तो उनमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो फिर से उनका निर्माण नहीं किया जा सकता, मतलब उनको सही भी नहीं कर सकते। फिर ठीक है, फिर कुछ सालों के बाद उसका दिमाग फिरा तो उसने बोला कि अब हिंदू मंदिर रहने ही नहीं चाहिए, तो उन्होंने हिंदू मंदिर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? कई हिंदू मंदिरों को उसने किस में बदला था? मस्जिदों में बदला था। तो अभी भी रिसेंट में एक इशू चल रहा है, कौन सा इशू चल रहा है? ज्ञान वापी मस्जिद का। तो उसका बोला जाता है कि काशी विश्वनाथ का जो ओरिजिनल टेम्पल था, उस टेम्पल को तोड़ के उसके ऊपर ही कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? ज्ञान वापी मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, तो उस तरीके से बोल सकते हो कि उसने ऐसे ही बहुत सारे बोल सकते हैं मंदिरों को तोड़ा था, और मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर क्या बनाना स्टार्ट कर दिया था? मस्जिद बनाना स्टार्ट कर दिया था। और बोला जाता है कि जो जामा मस्जिद है, तो उस जामा मस्जिद की अगर आप जो सीढ़ियों पे जाओगे ना आज के टाइम पे, तो उन सीढ़ियों को भी कैसे निर्माण किया गया था, किसी को पता है? सुना ही नहीं है क्या औरंगजेब की वो कहानी के बारे में भैया? जो जामा मस्जिद है ना, तो जामा मस्जिद मस्जिद के जो स्टेयर्स है ना, जो जब हम लोग जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो वो सीढ़ियों का निर्माण किससे किया गया है? बेसिकली जब उसने हिंदू मंदिर तोड़े, तो हिंदू मंदिरों के अंदर से मूर्तियां वगैरह भी तो निकलती होंगी। तो जो शिवलिंग निकलते थे ना, तो वो शिवलिंगों को उसने तोड़ के उन्हीं को बोल सकते हैं उन्हीं के इससे स्टेयर्स बनाए गए हैं। तो जब भी आप जाओगे तो मान के चलना कि उन शिवलिंगों के ऊपर पैर रखते हुए आप जामा मस्जिद के ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो बेसिक उसका सबसे बड़ा काम यही, मतलब कि आप स्टोरी देखोगे तो ये स्टोरी देखने को मिलती है कि बहुत सारी शिवलिंगों को तोड़ के या शिवलिंगों को अंदर मतलब बोल सकते हैं कि उनको चुनवा कर उनके ऊपर सीढ़ियां बनाई गई हैं। ठीक है, जामा मस्जिद जो हम दिल्ली में जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, उनके ऊपर मस्जिद बनाई थी। अभी का रिसेंट इशू चल रहा है आपका काशी विश्वनाथ का और ज्ञान वापी का, इसलिए बता दिया मैंने। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? ठीक है, इनमें से कौन है भैया? ठीक है, तो किसको दी थी भैया? गुरु तेग बहादुर को दी थी। किसको दी थी? गुरु तेग बहादुर को दी थी। और कहां पे दी थी, किस स्थान पे दी थी? चांदनी चौक में, बीच चौराहे पे सभी लोगों के सामने उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो चांदनी चौक आपने सुना होगा दिल्ली में, तो चांदनी चौक में दी गई थी उनको फांसी। क्लियर है ये? लड़कियां जल्दी कनेक्ट कर लेंगी चांदनी चौक से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों का कलमा की नक्काशी का प्रतिबंध लगा दिया था? ठीक है, अब वापस आ जाओ भैया, चांदनी चौक को ढूंढो मत। अगर वहां जाओगे तो सच्ची में वो भूल भुलैया है, भूल ही जाओगे वहां पे। एक बार चले तो जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कमला की नक्काशी का प्रतिबंधन लगा दिया था? पहली चीज ये समझ लो, ये कमला क्या था? कमला का मतलब क्या होता है? कलमा, सॉरी।
कलमा एक तरीके से बोल सकते हो कि जो कॉइन रहते थे उन कॉइन के ऊपर इस्लामिक धर्म की कुछ ना कुछ चीज लिखी जाती थी, ठीक है, कुछ से रिलेटेड, जैसे बोल सकते हो कि कुछ कथन लिख दिया या इस्लाम धर्म से रिलेटेड कुछ चीजें उस सिक्के पे मतलब छपी रहती थी। उस चीज की प्रथा को किसने बंद करा दिया था? अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? तो किसने बंद करा दिया था? औरंगजेब ने बंद करा दिया था, ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष के दौरान औरंगजेब मुख्य रूप के खिलाफ लंबे समय तक किससे लड़ता रहा था? जब लास्ट टाइम में हम लोग देखेंगे तो लास्ट के जो 25 साल थे वो 25 साल वो एक बोल सकते हो साम्राज्य से लड़ता रहा था। वो साम्राज्य का नाम कौन सा है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो आखिरी के जो 25 साल थे वो औरंगजेब किससे मुख्य रूप से किससे लड़ रहा था? मराठाओं से लड़ रहा था, ठीक है, किससे लड़ रहा था? मराठाओं से लड़ रहा था। नेक्स्ट देखो, औरंगजेब से संबंधित में से निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द औरंगजेब, ठीक है। उन्होंने भांग की खेती को मना कर दिया था, कोर्ट में गाना गाने से मना कर दिया था, वीणा का कुशल वादक था, और तुगलकाबाद में उनकी मकबरा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है औरंगजेब से रिलेटेड? बताओ सभी। देखो, सबसे पहली चीज वो बात करोगे तो औरंगजेब ने जो भी गाना बजाना था वो अपने कोर्ट में क्या कर दिया था? उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया था कि यहाँ पे कोई भी गाना वगैरह नहीं गाएगा, ना ही किसी तरीके का नृत्य वगैरह होगा। तो पहली चीज कि कोर्ट में गाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये भी थी कि उसने मना कर दिया था पर उसके बावजूद भी उसको क्या बजाना आता था? वीणा बजाने में बहुत ज्यादा कुशल था, ठीक है। तो वीणा बजाना भी उसको आता था। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? तीसरा स्टेटमेंट वो भी सही है। फिर चौथे स्टेटमेंट की बात करूं तो तुगलकाबाद में उसका मकबरा है, यस और नो? औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहां पर है? औरंगाबाद में, उसी के नाम पे औरंगाबाद बना है ना। तो तुगलकाबाद में नहीं है, कहां पर है? औरंगाबाद में। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे अगर औरंगाबाद होता तो स्टेटमेंट सही होता, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट कि उसने भांग की खेती को मना कर दिया था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया? ठीक है। तो पहली चीज कि उसने भांग की खेती से मना कर दिया था, दूसरी चीज कि उसने अपने कोर्ट में जो भी बोल सकते दरबार में गाना बोला गाने से मना कर दिया था, और तीसरी चीज कि उसको बीड़ा बजाना भी आना था, बहुत अच्छे से बजाना आता था, फिर भी उसने अपने कोर्ट में गाने वगैरह के लिए मना कर दिया था। और चौथी चीज कि उसका जो मकबरा है वो औरंगाबाद में देखने को मिलता है, तुगलकाबाद में नहीं, ठीक है। तो स्टेटमेंट को सही से पढ़ना भैया। नेक्स्ट देखो, मुगल काल के दौरान छोटा सा या भूत अधिकारी सही जोड़ी मिलाइए। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के बीच में जो हमको इसमें मैच दी फॉलोइंग करनी है। बताइए सभी कौन कौन सी स्टेटमेंट है? ठीक है, तो सब लोगों ने लगा दिया इस बार तुक्का सही। देखो, सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखा था दीवाने अला और वजीर जो था वो किससे रिलेटेड था? रेवेन्यू रिलेटेड थे, मैंने बताया था राजस्व विभाग से रिलेटेड थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? फिर दूसरा हमने मीर बख्शी के बारे में भी देखा है। तो मीर बख्शी कौन होते थे? जो सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे उनको क्या बोला जाता था? मीर बख्शी बोला जाता था। तो मीर समन कौन होते थे? जो शाही घरों के बोल सकते जो प्रभारी होते थे उनको क्या बोला जाता था? ठीक है, इंपीरियर हाउसेस के क्या बोलते थे? जो हेड होते थे उनको क्या बोला जाता था? मीर समन बोला जाता था। और ब्रिगेडर्स किसको बोला जाता था? जो खुफिया अधिकारी होते थे उनको क्या बोला जाता था? ब्रिगेडर्स बोला जाता था। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है हमारे? सही है।
ठीक है। तो वजीर से रिलेटेड हमने देखा था कि वजीर जब भी आता है तो बेसिकली राजस्व विभाग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। मीर बख्शी भी बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ। तो मीर बख्शी कौन होता था? सैन्य विभाग का मुखिया। फिर मीर समन की बात करो तो ये शाही घरों के प्रभारी हुआ करते थे। और ब्रिगेडियर्स की बात करो तो ये कौन होते थे? खुफिया अधिकारी हुआ करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? विच मुगल रूलर इज नॉन एज जिंदा पीर? किसको जाना जाता है? ठीक है, तो किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता। किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। जिंदा पीर क्यों बोले थे? जिंदा पीर का मतलब क्या मत समझते हो? पीर मतलब संत होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बोला जाता है? जिंदा सील मतलब कि लिविंग सेंट। ठीक है, जिंदा संत होता था। जिंदा पीर का मतलब क्या है? जिंदा संत की बेसिकली ये बोला जाता था कि वो जो उसका जिंदगी जीने का तरीका था ना बहुत सिंपल था, पर उसकी सोच कैसी थी? बहुत बड़ी बड़ी सोचें थी उसकी। ठीक है, तो इसलिए उसको कौन सा टाइटल मिला था? जिंदा पीर दिया था। इसके अलावा भी एक और उपाधि थी जो जिससे हम लोग बोल सकते औरंगजेब को जाना जाता था। सब कमेंट करके बताओ उसका आंसर। एक और उपाधि से उसको जाना जाता था। उसका नाम और किस नाम से जाना जाता था औरंगजेब? नेट पे मत ढूंढना भैया। किसी को पता है क्या? पीछे ये नाम तो सुना होगा भैया। आलमगीर के नाम से जाना जाता है भैया। ठीक है, औरंगजेब दूसरे नाम, एक जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और दूसरा आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर मतलब पूरे दुनिया का विजेता, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अपने आप को वो क्या बुलाता था? आलमगीर बुलाता था या कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड बुलाता था। ठीक है, तो औरंगजेब के दो नाम देख लिए हम लोगों ने। पहला कौन सा है? जिंदा पीर, और दूसरा आलमगीर। नेक्स्ट देखो, औरंगजेब औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, ताज की जैसी मतलब की रेप्लिका है, मोती मस्जिद जो कि लाल किले के पास स्थित है दिल्ली में, किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बीबी का मकबरा हम लोगों ने देखा है। आप देखोगे तो ताजमहल जैसा बनाने की उसकी कोशिश की गई है पर एग्जैक्ट नहीं बना पाए वो। ठीक है, वो कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, फिर वहीं पे हम किसकी बात करें? मोती मस्जिद की बात करें तो मोती मस्जिद कहां पर? दिल्ली में स्थित है। किसके पास में? रेड फोर्ट के पास में। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट देखो, मनसबदारी प्रणाली में उन्होंने अविकृत रैंक डैश बनाया, जानवरों के चारों की लागत का पूरा करने के लिए डैश नामक एक कटौती जोड़ी थी। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि आपको बोल सकता है कि डिफिकल्ट है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि मनसबदारी सिस्टम में जब औरंगजेब की बात करोगे ना, तो औरंगजेब ने मनसबदारी सिस्टम में अपनी तरफ से एक और रैंक को जोड़ा था, एक और पद को जोड़ा था। तो उस पद को क्या बोला जाता? तो हमको उसमें आंसर करना है। ठीक है, कोई बताएगा इस रैंक को क्या बोला जाता था? अब देखो, थोड़ा डिफिकल्ट है, अब सब समझ ही लो यहाँ पे। सबसे पहली चीज कि मनसबदारी सिस्टम को हम लोगों ने देखा था। तो मनसबदारी सिस्टम में बेसिकली क्या हुआ था? औरंगजेब ने अपनी तरफ से एक एडिशनल या एक नया पद ऐड किया था।
ठीक है, उस पद को क्या बोला जाता था? मशरूत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मशरूत बोला जाता था। एक नई तरीके की पद जो औरंगजेब ने बोल सकते कि ऐड करी थी, उसको क्या बोला जाता है? मशरूत बोला जाता है। और उसके अलावा उसने बोल सकते हैं कि एक मतलब जो जानवरों को चारा दिया जाता है ना, तो लोगों को जब जानवरों को चारा दिया जाता है तो उसके लिए लोगों की सैलरी में से एक मतलब कि एक बोल सकते सैलरी को काटना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उस चीज को उसने क्या बोला था? खुराक ए दौवात के नाम से जाना जाता है वो चीज। ठीक है, तो दूसरी चीज की जानवरों के चारों की लागत को पूरी करने के लिए उसने लोगों की सैलरी में से डैश नामक मतलब एक बोल सकते हो कि पैसे की कटौती करना स्टार्ट कर दिया था। उस कटौती को वो क्या बोलता था? खुराक ए दवाब। क्लियर हो गया? तो पहली चीज कि मनसबदारी, औरंगजेब ने मनसबदारी सिस्टम में अपनी तरफ से एक और अतिरिक्त पद जोड़ा था। उस पद को वो क्या बोलता था? मशरूत बोलता था। और दूसरी चीज कि उसने जो जानवरों को चारों के लिए मतलब कि निकालने के लिए लोगों की सैलरी में से कुछ पैसे काटना स्टार्ट कर दिया था, तो उस चीज को वो क्या बोलता था? खुराक ए दवाब के नाम से जानता था। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट याद रखना। पहला स्टेटमेंट सही है हमारा, ए वाला। क्लियर हो गया? तो इनको दोनों को अलग अलग लिखना। नेक्स्ट देखो, औरंगजेब के समय जागीर के प्रकार थे, इनको ऐड कर मतलब आपको मैच करना है, सही तरीके से लिखा। अब देखो ये सही तरीके से दिख नहीं रहा, अब यहाँ पे समझ लो बेसिकली। अगर तनख्वाह जागीरी की बात करूं, ठीक है, तो जागीर की बात करूं तो जो तनख्वाह है वो तनख्वाह किससे रिलेटेड लग रही है आपको? वेतन से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड। तो कहाँ दिख रही है आपको? यहाँ पे वेतन दिख रहा है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट सही कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो जो तनख्वाह जागरी है वो क्या होता है? जो तनख्वाह के बदले में दी जाती थी और हर 3 साल में बोल सकते हैं कि हस्तांतरित होती थी। ठीक है, तो पहले का क्या है हमारा? दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। फिर मुशुत जगीरों की बात करूं तो ये क्या है हमारा? कुछ शर्तों पर दी जाती थी। ठीक है, कुछ शर्तों पे जो दी जाने वाली चीजों को उन लोग क्या बोलते थे? मशरूत जगीरी के नाम से बोलते थे। ठीक है, फिर वतन जगीरी की बात करें तो वतन से रिलेटेड क्या आ रहा है आपको? वतन मतलब कि लोकल एरिया, मतलब जो क्षेत्रीय हमारा एरिया। तो क्षेत्रीय कहाँ दिख रहा है आपको? स्थानीय जगह पे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है हमारा? ये है। ठीक है, कि वतन जिगरी का मतलब कि अपने स्थानीय प्रभुत्व के जमींदारों या राजाओं को सौंपी जाती थी और वंशानुगत और गैर वो इंसानियत थी। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये हो गया। फिर अमल तक का मतलब क्या है? बेसिकली जो मुस्लिम अमीरों से उनको पारिवारिक कस्बों या जन्म स्थान पर दी जाती थी उसको ये बोला जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे में देख लेना एक बार इसको। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर विथ डेट के साथ में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो मुगल साम्राज्य था या मुगल एम्पायर था, इसके हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट किए। ठीक है, थैंक यू।